हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ने वाले हैं आज स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका एक नाम और है प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, गुणनफल क्षण सहसंबंध गुणांक। कभी एग्जाम में ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखना है, कार्ल पियर्सन और दूसरा प्रोडक्ट मोमेंट। ठीक है। अब कार्ल पियर्सन मैंने आपको बताया था कहाँ काम आता है। कार्ल पियर्सन बेसिकली यूज आता है कौन से, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में, मात्रात्मक समंकों में, जैसे प्रॉफिट लॉस, हाइट, डिस्टेंस, ठीक है, रेवेन्यू, कॉस्ट, इस तरह के जो डेटा होते हैं जिसमें क्वांटिटी होती है, जिसमें क्या होती है, क्वांटिटी, जिसको हम क्वांटिटी में मेजरमेंट कर सकते हैं, उस तरह के डेटा के रिलेशन निकालने के लिए हम कार्ल पियर्सन यूज में लेते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्वांटिटेटिव के लिए बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का, देन आवर आंसर विल बी कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ठीक है। अब बात आती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। अब क्वालिटेटिव में कैसे आते हैं, जैसे देखो एक बच्चे के सपोज करो डांस कॉम्पिटिशन्स हैं, दो स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन्स हुए, उनको क्वालिटी के अकॉर्डिंग मार्किंग दी गई, तो डांस क्वालिटी होती है, सिंगिंग क्वालिटी होती है। हम हर साल जो एग्ज़ाम देते हैं हमारे माइंड की क्वालिटी टेस्टिंग होती है, तो वो सारे क्या होती है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है। तो जहाँ पर भी क्वालिटी की टेस्टिंग होगी वहाँ पर स्पीयरमैन ने एक कोफिशिएंट दिया, एक फॉर्मूला दिया, उसका फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। स्पीयरमैन्स थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। ठीक है। देखिए पिछला वाला किसने दिया था वो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी कोरिलेशन कोफिशिएंट है, लेकिन पिछला वाला था किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, और बनाया किसने था, कार्ल पियर्सन ने। ये क्वालिटी के लिए है, किसके लिए, क्वालिटी के लिए। जहां पर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं मतलब गुणात्मक, जहां पर गुण होता है, क्वालिटी होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखिए क्वांटिटी वाले डेटा को बोलते हैं वेरिएबल्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, और क्वालिटी वाले डेटा के लिए यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, गुण समंक और चर समंक। ठीक है। तो क्वालिटी जहां पर होती है वहां पर जो रिलेशन निकालते हैं वो किसने फॉर्मूला दिया था, स्पीयरमैन ने। ठीक है। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इसके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मतलब छोटे क्वेश्चंस होते हैं और जल्दी सोल्व जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। ओके, तो फॉर्मूला देखते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और फॉर्मूले भी इसके दो हैं। मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं। इसमें रैंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, रैंकिंग। फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो इसका जो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आर आर, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर आर से, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, वो थोड़ा छोटा है दिखने में, अभी समझ जाएंगे छोटा का मतलब, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस m1 क्यूब माइनस m1 अपॉन 12, ये 12 फिक्स है और क्यूब भी फिक्स है, प्लस m2 क्यूब माइनस m2 अपॉन 12 प्लस m3 क्यूब माइनस m3 अपॉन 12 प्लस डॉट 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 जब तक आते जाए, और होल डिवाइडेड बाय वही सेम टू सेम एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखो है ना छोटा फॉर्मूला। ओके, अब देखो इन दोनों फॉर्मूला में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये यूज होता है कब,
when all ranks are different, जब सभी कोटियां अलग अलग हों। ठीक है, मतलब डिफरेंट रैंक का मतलब जैसे सपोज करो दो स्टूडेंट्स हैं, उनके 35 मार्क्स आए हैं, एक के दूसरे के आए 25, तो दोनों के क्या अलग अलग मार्क्स हैं, तो उनकी रैंकिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस तरह का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए दो स्टूडेंट हैं, अब उनके क्या हुआ, उनके मार्क्स आए 35, दूसरे के भी 35, अब दोनों के सेम मार्क्स आ गए ना, तो सेम मार्क्स आ गए मतलब दोनों की रैंक क्या हो गई, सेम हो गई। तो जब रैंक सेम हो जाती है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब रैंक सेम नहीं होगी, तो रैंक सेम नहीं होगी तो ये M1 M2 M3 कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो जब आप M1 M2 M3 को हटा दोगे, इसको मत देखो, तो फॉर्मूला देखो डिनोमिनेटर वैसा का वैसा ही है, 6 वैसा का वैसा ही है, d² वैसा का वैसा ही है, तो फॉर्मूला यही बन जाता है। तो आप चाहे तो एक फॉर्मूला ध्यान रखने, रैंक आ जाती है तो ये वाला लगा दीजिए, कॉमन नहीं आती है तो ये वाला लगा दीजिए। इसको कब यूज करते हैं, व्हेन रैंक्स आर कॉमन, जब कोटियां क्या हो, उभयनिष्ठ हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, अब हम उन फॉर्मूलेस को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आर आर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x और y, जैसे 10, 18, 20, 25, 17, 40, 42, 35। ठीक है, इधर कुछ और ले लेते हैं, 12, 35, 37, 40, 42, 25, 28, 18। ओके, अब आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि ऊपर वाला फॉर्मूला लगा है ना नीचे वाला, मतलब रैंक कॉमन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो x के अंदर कोई डेटा रिपीट हो रहा है क्या, 10 दोबारा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 18 दोबारा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 20, 25 कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आर आर इक्वल्स टू 1 - 6 समीशन d² अपॉन n² - 1। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, अब इसमें n तो पता है, n वही क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे तो इससे गिन लो या चाहे तो इससे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू तो क्या हो गई आपके पास, 8। अब प्रॉब्लम आती है d क्या है, पहले भी नहीं बताया सर आपने, तो d क्या है, तो d क्या होता है, d का मतलब हमेशा वही होता है डिफरेंस, लेकिन यहां पर डिफरेंस किसका होगा, R1 - R2 का। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर R2 - R1 क्यों नहीं किया, भाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या यूज में ले रहे हैं, d², क्या यूज में ले रहे हैं, d², तो कोई दिक्कत नहीं, आप R1 - R2 करो या R2 - R1। अब रैंकिंग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो x की रैंकिंग को हम R1 ले रहे हैं, y की रैंकिंग को R2। तो रैंकिंग देने के दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस क्या है आपके पास, वही सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 दो। तो अगर आप इधर सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 देंगे तो आपको इधर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, इधर भी सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 दीजिए, या सबसे लोएस्ट को नंबर 1 दीजिए, तो इधर भी सबसे लोएस्ट को नंबर 1, तो इधर भी सबसे लोएस्ट को नंबर 1। ऐसा कभी नहीं करना है कि इधर सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 दे दिया, इधर सबसे लोएस्ट को नंबर 1 दे दिया। प्रोसीजर एक ही फॉलो करना है आपको। ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं, हम सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 देंगे, तो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 42, तो इसको सबसे टॉप पर रखा नंबर 1 रैंकिंग। ओके, इससे छोटा कौन सा है, 42 सेकंड नंबर, फिर इससे छोटा 35 नंबर 3, फिर इससे छोटा 35 से छोटा 25 4, फिर इससे छोटा 5, फिर नेक्स्ट 6 नंबर पर कौन आएगा, 18, फिर नेक्स्ट नंबर पर 7 और लास्ट नंबर पर 10। समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देखो, सबसे हाईएस्ट कौन है इसमें, देखो 3 4 4 4, तो 4 पे 42 नंबर 1, फिर 40 नंबर 2, फिर 37 नंबर 3, 35 नंबर 4, फिर 28
नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ठीक है, R1 और R2 आ गया। अब देखो हमें n तो मिल ही गया, क्या चाहिए R1 माइनस R2 और उसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम किसका बनाना है हमें, D का, और D का कॉलम क्या होगा R1 माइनस R2 और नेक्स्ट क्या बनेगा D का स्क्वायर। तो D निकालो R1 माइनस R2, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 8 माइनस 8 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा ये भी 16। अब हमें डी के स्क्वायर की टोटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसका टोटल कर दीजिए, तो कितना होगा 4 और 4 8, 8 और 4 12, ठीक है, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 के बाद 30, या तो ऐसे कर लीजिए या जैसे आप कैलकुलेटर से करना चाहें, अभी मेरे पास है नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 6 30, 6 36, 3 कैरी कर दी, मतलब आगे बढ़ा 3 और 3 6 7 8 9, तो कितना आ गया ये 96। ओके, अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी करते हैं, 16 3 जा कितना होता है बताइए 48 और 12, ऐसे जैसे चाहे आप प्लस कर सकते हैं। दूसरी ध्यान देने की बात है कि आप डी का टोटल करो, माइनस का 12 और 6 और 2 8, 8 to 10, 10 to 12, माइनस 12 प्लस 12, तो डी का टोटल कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 96। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 6 समीशन डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 96, तो 6 इंटू 96, एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8 है इसी, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, 6 इंटू 96 अपॉन 8 इंटू 63। अब आप क्या करेंगे, आप इसको इंटू करके डिवाइड कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और किस में से माइनस करना है 1 में से माइनस करना है। क्या करना है 1 में से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आप इस प्रोसीजर को नोट कीजिए, फिर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, तब तक इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू 96, पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर कैसे करेंगे 8 इंटू 63 और इक्वल टू 504 आ रहा है, आप चाहें तो लिख के भी कर सकते हैं 504। इसको हमने मेमोरी में डाल दिया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 96 इक्वल टू ऊपर आ रहा है कितना 576। अब डिवाइड बाय MRC और इक्वल, ठीक है, जो भी आया आपके पास क्या आ रहा है 1 माइनस 1.14285, और इसमें से क्या कर दीजिए आप इसको माइनस प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 0.142, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपने किया क्या, वापस देख लीजिए, या आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमने क्या करा, सबसे हाईएस्ट को नंबर 1 दिया, रैंकिंग करी, फिर R2 निकाला, D निकाला, D स्क्वायर निकाला और वैल्यू पुट कर दी। ध्यान रखना इस ब्रैकेट का यूज प्रॉपर आना चाहिए, और इधर आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर तो एलसीएम में दिमाग क्यों लगाना, हमने डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेन ये चीज ध्यान रखिएगा, डी का टोटल कितना आ रहा है 0, डी का टोटल मतलब समीशन डी कितना मिल रहा है हमें 0। देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में भी समीशन डी 0 मिल रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दूसरी बात, अब एग्जाम में करता क्या एग्जामिनर, एग्जाम में एग्जामिनर ये एक्स और वाई नहीं देता, आपको सीधा क्या दे देगा डी दे देगा, रैंक डिफरेंस दे देगा, या R1 R2 दे देगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको रैंक डिफरेंस देता है, तो आपको डी स्क्वायर निकालना है। अब रैंक डिफरेंस में भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक हम नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात काम की, आपके पास देखो ऑब्जर्वेशन कितने थे 8 ऑब्जर्वेशन थे, तो हाईएस्ट रैंकिंग कितनी गई थी 8, यहां पर भी हाईएस्ट रैंकिंग कितनी गई थी 8। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 8 हैं, कितने हैं 8, तो हाईएस्ट रैंकिंग कितनी जाएगी
8 जाएगी। दूसरी बात, अगर 10 है तो हाईएस्ट रैंकिंग 10, ऑब्वियस सी बात है कि 10 से ज़्यादा तो कभी जा ही नहीं सकती। आया समझ में? तो ध्यान रखना, जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने डेटा होंगे, जितने पेयर्स होंगे, रैंक उससे ज़्यादा कभी पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 15 है तो 15 तो जानी है, 15 से न कम होगी न ज़्यादा जाएगी, ठीक है। 15 तक तो पहुंचना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर हाईएस्ट रैंक के सामने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आ गया, क्या, जैसे 8 के सामने 8 आ गया, R1 और R2, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। या क्या हो सकता है, 8 के सामने 1 आ सकता है, तो 8 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 7। ओके। या यूं हो सकता है कि 1 के सामने 8 आ सकता है तो -7। तो क्वांटिटिव वैल्यू की बात करें हम 7, अगर आपके पास n 8 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो रैंक डिफरेंस कितनी आ रही है? 7। ये ध्यान से समझना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। क्या समझा हमने? देखिए, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 8 है तो रैंक डिफरेंस कितनी आएगी? 7 आ रही है। चाहे मैक्सिमम के सामने मैक्सिमम रैंक आ जाए या मिनिमम के सामने मैक्सिमम रैंक आ जाए, क्वांटिटेटिव वैल्यू 7 आएगी। सपोज करो आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है? 10, तो रैंक डिफरेंस कितना जा सकता है? 9 जाएगा या फिर 0 जाएगा, 7 या 0, प्लस माइनस छोड़ देते हैं हम, क्वांटिटेटिव वैल्यू लेते हैं। सपोज 12 है तो रैंक डिफरेंस कितना जाएगा? 11 या 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए, सपोज कर लो आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितने? 15, तो क्या रैंक डिफरेंस 15 हो सकता है क्या? ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन 15 है तो क्या रैंक का डिफरेंस 15 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। रैंक डिफरेंस क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन से एक कम ही आने वाला है, ये ध्यान रखना। न तो ऑब्जर्वेशन की क्वांटिटी के बराबर आएगा, न उससे ज्यादा आएगा। इसका मतलब n हमेशा क्या होगा? रैंक डिफरेंस से ग्रेटर ही होने वाला है। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंस बड़ा आ जाए तो ध्यान रखना, वो डी रॉन्ग है। वो जो डिफरेंस है वो डी क्या है? रॉन्ग है। उस डिफरेंस को आपको x अज्यूम कर लेना है और आगे क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू हमेशा रैंक डिफरेंस से ग्रेटर ही होगी, कभी भी ना तो इक्वल होगी ना बड़ी होगी, ठीक है, सॉरी ना छोटी होगी। ओके, हमेशा ये ग्रेटर ही होगा। तो इसका मतलब जैसे 20 ऑब्जर्वेशंस हैं तो रैंक डिफरेंस कभी भी ना तो 20 आएगा ना 20 से ज्यादा आएगा, 19 18 कुछ भी आ सकता है, 0 से पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्वांटिटेटिव वैल्यू उसकी जो मात्रात्मक मान है वो 20 है तो 20 के बराबर नहीं होगी, 20 से कम ही होगी। अगर कहीं पर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट आपको डी देगा, तो किसी जगह अगर आपको बोल देगा कि 10 ऑब्जर्वेशन है भाई और एक रैंक डिफरेंस क्या दे रखा है आपको? 12 दे रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो इसकी जगह x मान लेना। अब इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि समीशन d कितना होता है? 0, तो d का टोटल कर लेना जो भी आया, जैसे 7 प्लस x इक्वल टू 0, तो इस x की सही वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तब वापस देखेंगे, अभी चली बात तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होंगे? रैंक डिफरेंस से ज्यादा ही होंगे, या यूं बोल सकते हैं कि जो डी की वैल्यू है वो ऑब्जर्वेशन के कभी भी बराबर नहीं होगी, हमेशा उससे कम ही होगी, हमेशा उससे क्या होगी? कम ही होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कर ही चुके हैं आप, पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें आपको निकाला x और y। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, डायरेक्ट आपको डी मिलेगा तो ही ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं इस टाइप के, लेकिन हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कुछ डेटा रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं आपके पास? चलो देखते हैं हम कौन कौन से डेटा रिपीट हो रहे हैं। एक तो 18 रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 3 बार। और दूसरा वो कौन सा रिपीट हो रहा है? 15 रिपीट हो रहा है यहाँ पर 2 बार, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 40 रिपीट हो रहा है 1 बार, 40 2 बार, 40 3 बार।
और कुछ रिपीटेशन हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो इसका मतलब डेटा रिपीट हो रहे हैं, समंक का पुनरावृत्ति हो रही, तो इसका मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? रिपीटेशन वाला। अब रिपीटेशन वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्या था हमारे पास फॉर्मूला? R इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें ब्रैकेट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। m1 का क्यूब माइनस m1 अपॉन 12 प्लस सो ऑन। एक ही काफ़ी है, आगे चलता रहता है। और m1 m2 m3 क्या होते हैं? n तो पता है इसे, कितना हो रहा है इसमें n देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू क्या है? 10। d की वैल्यू पता है आपको, r1 माइनस r2। अब m1 क्या होते हैं? m1 m2 जो भी हैं, नंबर ऑफ कॉमन रैंक्स, कॉमन रैंक्स की संख्या। अब देखो 18 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 3 बार। तो 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब m1 कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया। ठीक है। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इधर देखो 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो m3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 18 सबसे पहले लो, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, उसी को नंबर 1 दे दीजिए, m1 m2 m3 m4 m5 सो ऑन। ठीक है। तो जितने भी रिपीटेशन होते हैं वो हैं। वापस देखिए m1 क्या हुआ? 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। तो इसलिए m1 की वैल्यू कितनी ले ली हमने? 3। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी ले ली? 2। 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी ले ली हमने? 3 ले ली। ठीक है। यहां तक आपके क्लियर है? n पता चल गया, d अभी हम निकालेंगे। m1 m2 m3 नई प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है। अब बारी आती है R1 और R2 की, कि इसमें डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन से। तो R1 देखिए और R2 देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है आपके पास? 40 ही है आई थिंक। तो इसको क्या देंगे हम? नंबर 1। फिर 40 से एक बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास? 30, नंबर 2। फिर 30 से बड़ी छोटी वैल्यू, सॉरी 40 से छोटी वैल्यू 30, 30 से छोटी वैल्यू 28, नंबर 3। फिर 25, नंबर 4। फिर 23, नंबर 5। फिर 23 से छोटी क्या सीधी? 18, 18, 18। अब ध्यान से देखना, हमने कहाँ तक की नंबरिंग कर चुके हैं? 5 तक की नंबरिंग कर चुके हैं ना। तो अगर अगला आता 18 या उससे कम आता, तो अगले जो 3 आते उसको क्या देते? 6 देते, 7 देते और 8 देते। लेकिन 18, 18, 18 ने तीनों प्लेसेस क्या कर रखे हैं? ऑक्यूपाई कर रखे हैं। समझना ध्यान से। 23 पर आकर हमने कितनी नंबरिंग दे दी? 5। अब 23 से छोटा क्या बच रहा है हमारे पास? 18 बच रहा है। लेकिन 18 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। सपोज करो ये तीनों डिफरेंट होते, तो एक को क्या देते? 6 नंबर देते, एक को 7 देते, एक को 8 देते। लेकिन तीनों तो सेम आ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं? जितने प्लेसेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं उनकी नंबरिंग का एवरेज निकालते हैं। तो इनका एवरेज निकाल लो। तो 6 + 7 + 8 3 है, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। तो इस 18 को भी हम कितना देंगे? 7। इस 18 को भी 7 और इस 18 को भी 7। ठीक है। अब हमने नंबरिंग कहां तक की कर ली? 8 तक की। तो नेक्स्ट नंबरिंग कहां से चालू करेंगे हम? 9 से। तो 18 से छोटा कौन है? 15। लेकिन वही चक्कर, 15 भी क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबरिंग कौन सी थी? 9 और 10। 9 पर भी 15 है, 10 पर भी 15 है। तो अगेन एवरेज निकाल लो। तो 9 और 10 का एवरेज कितना आएगा? 9.5। तो इसको कितना देंगे हम? 9.5। इसको भी कितना देंगे? 9.5। और देखो काउंटिंग कहां तक चली गई? 10 तक चली गई। वापस देखो हमने क्या किया, एक बार और देखिए। हम 23 पर 5 पर आकर रुक गए। इसके बाद 18, 18, 18 आ रहा है, 5 पर आकर रुक गए थे हम। अब अगर ये तीनों अलग अलग आते तो एक को 6 देते, 7 देते और एक को क्या देते? 8 देते। लेकिन तीनों प्लेसेस पर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, इसलिए हम तीनों का क्या निकाल लेंगे? एवरेज।
तो इसको कर लिए, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा 7, तो इसको भी 7, इसको भी 7 और इसको भी 7। अब 8 तक की नंबरिंग हो गई, तो नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से चालू होगी 9 से, लेकिन 9 पर भी 15 है और 10 पर भी क्या है 15 है, वापस रिपीटेशन, तो अगेन एवरेज 9 + 10/2 9.5 और 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 तक आ गया जिसमें सारी नंबरिंग हो गई। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा आपके, नहीं हुआ तो वापस सुन लीजिएगा। अब एक बार और देख लीजिए जिनको थोड़ा डाउट है, इधर हम करके देख लेते हैं, इधर भी रिपीटेशन हो रहे हैं। देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 45 नंबर 1, फिर इससे छोटा 42 नंबर 2, फिर इससे छोटा 40। तो देखो हमने 2 तक की नंबरिंग दे चुके हैं। अब 40 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 2 तक की नंबरिंग हम कर चुके हैं। इसका मतलब अगर ये तीनों अलग अलग होते तो एक 3 होता, एक 4 होता और एक 5 होता, लेकिन तीनों तो सेम है, तो तीनों का एवरेज ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसको भी हम कितना देंगे 4, इसको भी 4, इसको भी 4 देंगे। ठीक है, अब हमने कहां तक की काउंटिंग कर ली 5 तक की, तो नेक्स्ट नंबरिंग कहां से चालू होगी 6 से। तो 40 से छोटा कौन है 38, तो ये हो गया 6, फिर 38 से छोटा 35, ये हो गया 7, फिर 35 से छोटा आपके पास 20 है, दैट इज 8, फिर 20 से छोटा आपके पास क्या है 17, 9 और सबसे छोटा 12, 10। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी रैंकिंग करनी है। अब आपके पास R1 और R2 आ गया, तो D निकालिए। D का फॉर्मूला क्या होगा R1 - R2 और D²। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, दोनों वर्किंग हो जाएगी। 9.5 - 1 इक्वल टू कितना आया ये 8.5 और इनटू करके इक्वल दबा दो तो 72.25। ठीक है, 9.5 - 1 दैट इज 8.5 और इनटू करके इक्वल दबा दो तो 72.5। फिर देखो कंटिन्यू चलने दो, 7 - 4 × 3 और इक्वल दबा दीजिए 9। अब ये तो डेसिमल में था इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप यूं भी कर सकते हैं कि जो डेसिमल में नहीं है उनको जल्दी से कर लो। 4 - 6 माइनस का 2 4, 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 9.5 - 9 तो कितना आएगा 0.5, इसका स्क्वायर 0.25। ठीक है, 3 - 4 कितना आया आपके पास -1 का स्क्वायर 1, 2 - 7 -5 का स्क्वायर 25, 7 - 8 -1 का स्क्वायर 1, 1 - 10 -9 का स्क्वायर 81। तो इसका टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल करके देखते हैं, करो टोटल। 72.25 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 0.25 प्लस 26 प्लस 82, तो ये टोटल आ रहा है 219.5। तो इसका मतलब समीशन D² की वैल्यू कितनी होगी 219.5। आप एक बार चाहें तो ओरल भी करके देख सकते हैं, कैसे 9 और 1 10 और 4 14। ठीक है, 14 और 25 और ये ऐसे प्लस कर लो 72.25। वापस इसको रीचेक कर लीजिएगा, ओरल भी कर सकते हैं आप चाहे तो, एक बार और कर लेते हैं। 72.25 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 0.25 प्लस 26 प्लस 1 प्लस 81 और इक्वल्स टू 219.5 आ गया आपके पास। अब देखो डी का टोटल हमारे पिछले वाले वीडियो में कितना आ रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना आ रहा था 0। तो देखते हैं वापस यहां पर भी 0 आ रहा है या सेम रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 8.5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0.5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 9 और इक्वल्स टू, तो देखिए यहां पर भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सम ऑफ रैंक डिफरेंसेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कोटियों के अंतर का योग सदैव क्या होता है 0 होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपके क्लियर होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करनी है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि डी का टोटल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, चाहे रैंक कॉमन हो या नहीं हो, मतलब ये वाला कंसेप्ट हो या पुराना कंसेप्ट हो। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना सीखते हैं। आर इक्वल्स टू 1 - 6
के बाद ब्रैकेट, ये ध्यान रखना यहाँ सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है, हम 6 को डी स्क्वायर के साथ ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 219.5 प्लस m1 की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब -3/12 प्लस 2 का क्यूब -2/12 प्लस 3 का क्यूब -3/12 हो गया, डिवाइड बाय 10, 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं तो कितना होगा, r इक्वल्स टू 1 - 6219.5। देखो दिखने में डरावना दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। मैक्सिमम अभी तक जितने बुक्स हैं नॉर्मल केसेस में या तो रैंक 2 होती है कॉमन या फिर 3 होती है, 2 और 3 के अलावा 4 का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको आपके लेवल पे। तो इसमें करना क्या है, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 -3 कितना आया 24/12, तो कितना आएगा 2। इसका मतलब जब m की वैल्यू 3 होगी तो आपको हमेशा इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, 2 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 2 का क्यूब कितना होता है, वापस देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8 - 2 मतलब 6/12 मतलब 0.5। तो जब m की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब कितना आएगा 0.5, तो इसकी जगह कितना लिखूंगा 0.5, वापस 3 आ गया मतलब 2। तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि जब भी m1 की वैल्यू 3 आए मतलब आपको डी स्क्वायर में 2 ऐड करना है, 2 आए तो कितना ऐड करना है 0.5। वापस सुनिए क्या बोला मैंने, जब भी आपके पास m1 की वैल्यू 3 आए तो सीधा 2 ऐड कर दीजिए, इसका आए तो 0.5 ऐड कर दीजिए और 2 ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाय 10 × 99। अब बाकी तो सारा काम किसका है कैलकुलेटर का, तो करिए 219.5। देखो ये ओरल सॉल्व हो जाता है, 219.5, 0.5 में 0.5 जुड़ा 220, 220, 420, 220, तो 220 में 2 जोड़ो 222, फिर 2 जोड़ो 224, और आपको कैलकुलेटर पसंद है तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, +2 + 0.5 + 2, तो कितना आ गया 224। तो 6 × 224 डिवाइडेड बाय 990। अब इसके आगे कैलकुलेशन तो आपको आती है, 6 × 224 डिवाइडेड बाय 990 -+1, तो कितना आ गया आपके पास आंसर -0.36। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको डी स्क्वायर डायरेक्ट दे देगा, m1 m2 m3 की वैल्यू डायरेक्ट दे देगा। इस टाइप में बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हमने जो यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ा वो हम सीखते हैं कि क्या क्या हमने कंसेप्ट रिपीट किए हैं, जो नई कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि हमने क्या बातें यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है। पहली बात क्या थी, हमेशा फर्स्ट जो कंसेप्ट हमने सीखा वो क्या है, नोट 1, n हमेशा क्या रहेगा रैंक डिफरेंस से ग्रेटर ही रहेगा। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ रैंक डिफरेंसेस, कोटि अंतर का योग, मतलब सम का मतलब समीशन, कोटि अंतर मतलब d, तो समीशन d डायरेक्ट लिख दो। समीशन d का वैल्यू कितनी होती है 0, और d का मतलब क्या हो सकता है, आपको ये एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है r1 - r2, ये कितना होता है 0 होता है। ये दो बातें ध्यान रखना, इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे क्वेश्चन किस पे बनेंगे आपके पास, r दे देगा 1 - 6 समीशन d स्क्वायर n स्क्वायर -1। आपको क्या करेगा, r की वैल्यू दे देगा, d स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, n पूछेगा, तो बस इसमें वैल्यू पुट करना, 4 आंसर देगा ना, पुट करके देख लेना किससे आंसर आ रहा है, या रॉन्ग करेक्ट डी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो डी स्क्वायर को सही करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने एक्स स्क्वायर को सही करना सीखा था, रॉन्ग एक्स का स्क्वायर माइनस कर दो, करेक्ट एक्स का स्क्वायर माइनस कर दो। या पिछले कोरिलेशन में भी आपने क्वेश्चन किया रॉन्ग करेक्ट का, तो उसमें भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर रॉन्ग वाला माइनस कर दो, करेक्ट वाला प्लस कर दो, तो सेम टू सेम वैसे ही है। इसके अलावा स्पेयरमैन में किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में जो लैंग्वेज देगी, क्या आपको डेटा दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है,
कई बार क्या होता है वो रैंक को भी एक्स वाई से लिख देता है, लैंग्वेज में लिख देता है रैंक्स आर गिवन बिलो, मतलब कोटियां नीचे दी गई है, मतलब आपको क्या दे देता है वो R1 और R2 दे देता है, लिखता है एक्स वाई है लेकिन वो लैंग्वेज में लिख देगा कि रैंक्स हैं, तो आपको फिर इनको R1 R2 से सीधा D निकालना रहता है, रैंकिंग दोबारा नहीं निकालनी है आपको, ध्यान रखना लैंग्वेज रीड करनी है कि आपको डेटा दे रखा है, रैंक दे रखी है। कई बार एग्जामिनर रैंक को एक्स वाई से भी लिख देता है, भाई एग्जामिनर है वो तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आप सेट जो भी है उसके क्वेश्चन और सी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।